वेलकम बैक लर्नर्स। विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। और आज का अब हमारा विषय है मैथमेटिक्स का, और हमारे अपने टीचर और एक्सपर्ट डॉक्टर एच सोटे हमारे साथ हैं। ओवर टू यू सर फॉर द क्लास। Yes. So, welcome learners. आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट यू कैन से, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं तो ये काफ़ी स्कोरिंग होगा, क्योंकि इसमें थोड़े से कैलकुलेशंस है और ज़्यादा कुछ मतलब सोचने वाली बात नहीं होगी। टॉपिक का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर सेकेंडरी क्लासेस ऑफ कोर्स। इसमें जाने के पहले हम लास्ट पीरियड में क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो इन लास्ट सेशन, इसके पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा अबाउट द समराइजेशन ऑफ डाटा। व्हेन यू कलेक्ट सम डाटा you need to summarize it, you need to organize it, and then we will go for analysis of the data. When you want to summarize the data, so you can summarize it in three ways. आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। पहला है इसमें रॉ डाटा, दूसरा अनग्रुप डाटा, और तीसरा है ग्रुप डाटा। रॉ डाटा जब कम होता है, डाटा बहुत थोड़ा सा होता है, जैसे मान लो कि आप कोई कलेक्शन ऑफ मार्क्स कर रहे हैं अपने मैथमेटिक्स का, तो अगर आपके 4-5 दोस्तों के मार्क्स कलेक्ट कर रहे हैं, 10 दोस्तों के मार्क्स कलेक्ट कर रहे हैं, एंड यू आर राइटिंग इन वन प्लेस, देन इट कैन बी समराइज एज रॉ डाटा। अगर आप पूरे क्लास के मार्क्स आप लिखना चाहते हैं, तो क्लास में अराउंड यू हैव 40 to 50 स्टूडेंट, देन यू नीड टू यूज द अनग्रुप डाटा। वहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह आप लोग यूज करते हो। And if you want to collect the data of your school, you want to collect or and summarize the data of your school, then you need to use group data. Group data को वहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। ओके ना, उसके बाद और आपने पढ़ा होगा द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन लास्ट पीरियड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। ये क्या होता है, तो डाटा को रिप्रेजेंट करते वक्त आपने वो डाटा कलेक्ट कर लिया, उसको समराइज कर दिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, अब उसको शो करना है, किसी को दिखाना है। तो कुछ अलग अलग तरीके आप लोगों ने पढ़े हैं लास्ट पीरियड में, जिसमें बार ग्राफ आता है, हिस्टोग्राम्स आता है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स आता है। देन इससे क्या होता है, तो यू आर गेटिंग सम ब्रॉड आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ द डाटा, किस तरह से है वो आपको मिलता है ना। अब क्या करेंगे इस दिस लेसन, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, हम ये देखेंगे कि अब इस डाटा को जो आपने कलेक्ट कर लिया है, अब उसको क्या करना है, अब उसका एनालिसिस करना है। मतलब उससे कुछ निष्कर्ष आपको निकालने पड़ेंगे, निकालने होते हैं। जैसे आपको ये कैसे होते हैं, तो जैसे मान लो कि आपके क्लास का जो प्रोग्रेस है, ये क्लास का प्रोग्रेस जनरली क्या होता है, हम क्लास एवरेज से पता करते हैं। जैसे मैं खुद को अगर मुझे कंपेयर करना है कि मैं कहाँ हूँ, तो आई यूज टू कंपेयर माय क्लास एवरेज, माय सब्जेक्ट एवरेज विद माय अदर कलीग्स, ओके, इन द स्कूल और इन द रीजन, इन द कंट्री एक्सेट्रा। तो इसमें हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सी द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स फॉर एनालिसिस ऑफ द डाटा। एनालिसिस करने के लिए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, अब तक हम क्वालिटेटिव में थे, हमने उसको शो किया था अलग अलग तरीके से, अब क्वांटिटेटिव में जाएंगे। और इसमें मेन है, इनको कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या होता है कि वी आर गोइंग टू फाइंड सम रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज फॉर द क्लास, फॉर द ग्रुप। मतलब पूरे डेटा का एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हम बताते हैं, जिससे हमको आइडिया आता है। जैसे कि आपके क्लास का प्रोग्रेस कैसे जानते हो, तो हम एक एक बच्चों को पूछते नहीं बैठेंगे मार्क्स, बिकॉज यू हैव 40 to 50 इन अ क्लास। तो उसको अगर आपको ये करना है, मतलब आपको बताना है, तो हमें पूरे क्लास का क्या कर देते हैं, वी आर फाइंडिंग द एवरेज, एंड दैट एवरेज, जैसे मैं बताता हूँ कि मेरे क्लास का मैथ्स का एवरेज मान लो कि 75% है, या मुझे टारगेट दिया जाता है मेरे ऑफिसर की तरफ से, यू हैव टू अचीव 80%, यू हैव टू अचीव 85% एक्सेट्रा। तो
ऐसा मत, अगर मैं कहता हूं कि मेरे क्लास का एवरेज 75% है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे क्लास के हर बच्चे को 75% मार्क्स है, बिल्कुल नहीं है। सम ऑफ देम मे गॉट 90, 95, 99, सम ऑफ देम मे गॉट 40, 50, पर जो एवरेज है ओवरऑल वो उस पूरे ग्रुप की टेंडेंसी को बताता है, मतलब उस ग्रुप का प्रोग्रेस बताता है। इसको कहा जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इस तरह से कौन कौन से सेंट्रल टेंडेंसी है जो हमें पढ़ने हैं, तो वो है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक एवरेज, या जिसका दूसरा नाम है मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कई सारी जगहों पे यूज किया जाता है। वी आर यूजिंग इट सिंस फ्रॉम क्लास 4th आल्सो। ओके, तो एज हम निकालेंगे। उसके बाद दूसरी चीज हम पढ़ेंगे मीडियन, ये क्या होता है ये देखेंगे। एंड द थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज मोड। सो इन शॉर्ट, मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीन चीजें हमको आज इस लेसन के थ्रू पढ़नी है, जो पूरे ग्रुप की पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। और उससे अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग चीज निकालते हैं। कहीं मीन की जरूरत पड़ती है, कहीं मीडियन निकालना बेहतर होता है, कहीं पे मोड निकालना हमें ज्यादा सुटेबल होता है। तो जैसे जरूरत पड़ेगी उस तरह से हम मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं और उस जो हमारा डेटा है उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जाएंगे मीन के लिए, अरिथमेटिक एवरेज और मीन। मीन एवरेज बहुत सी समझने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एवरेज क्या होता है, तो हम जितने भी हमारे वैल्यूज है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस है, उन सारे ऑब्जर्वेशंस को हम क्या करेंगे, सारे ऑब्जर्वेशंस को हम ऐड करेंगे और जितने ऑब्जर्वेशंस है उन सबको उस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, बराबर है। तो यही मीन है। अब इस मीन में जैसा कि हमने कहा कि डाटा तीन तरह का होता है, तो जैसे हमारा डाटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज होते जाता है, हमें अलग अलग तरह से डाटा को यूज करना होता है। तो सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज मीन ऑफ रॉ डाटा। रॉ डाटा का मतलब हमने जिस तरह से ऑब्जर्वेशन को रीड किया, जैसे डाटा कलेक्ट किया, मान लो कि मैंने जैसे कहा कि आपके 5 दोस्तों के मार्क्स आपने पूछ लिए, तो जिस सीक्वेंस में आप लोगों ने मार्क्स पूछे हैं उसी सीक्वेंस में आपने लिख दिए तो कहा जाएगा रॉ डाटा। उसमें ज्यादा कुछ ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने नहीं किया है। तो इस तरह के डाटा का मीन कैसे निकाला जाए। ओके, सो द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 अप टू xn, मान लो कि n ऑब्जर्वेशंस है, n इज अ नेचुरल नंबर, यू कैन से इन रॉ डाटा नॉर्मली वी आर नॉट गोइंग टू टेक देन 10 और 20 नंबर्स। ओके, क्यों? क्योंकि उसके बाद ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, कैसे हम देखेंगे। तो मान लो कि हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस है जिनको बोला गया है x1 x2 अप टू xn, तो इनका मीन इस फॉर्मूले से हमें मिलता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कैसे दिया गया है ये फॉर्मूला, देखिए x बार, दिस इज द इंडिकेशन, दिस इज द वेरिएबल यू कैन से फॉर राइटिंग द मीन। मीन इज डिनोटेड बाय x बार एंड इट इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने कहा कि हम सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देंगे, सो x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अप टू xn एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय n। दिस इज मीन। इसको और सिंबॉलिक फॉर्म में भी हम लिखते हैं। देखिए, इस सिंबल का मतलब आपको समझना होगा। इसको पढ़ते वक्त मैं इसको पढ़ूंगा, दिस इज द समीशन ओवर I equals to 1 to n, summation of xi where I is equal to 1 to n। मतलब xi का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पे n i है, n x है, x1 है, x2 है, तो इसका इंडेक्स है i। ओके, तो उसको हमने जैसे यहाँ पे लिखा है कि i is equal to 1 to n, राइट। ये जो सिंबल हमने यूज किया है, दिस इज अ ग्रीक लेटर कॉल्ड एज सिग्मा, राइट। तो दिस इज यूज फॉर समीशन, जब 10, 15, 20, 100, 200 नंबर्स, मतलब इन बहुत सारे नंबर्स का जब सम करना होता है तब इस सिंबल का यूज होता है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। इन शॉर्ट, ये i इज इक्वल टू 1 to n अगर आपने नहीं लिखा और इतना भी लिखा कि समीशन ऑफ xi तो भी चलेगा, डिवाइडेड बाय n, जैसा कि यहाँ n इज व्हाट, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर दिस। इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में हम देखेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कैसे मीन फाइंड करना है।
पहला एग्जांपल आपके लिए है, द वेट ऑफ 4 बैग्स ऑफ व्हीट इन केजी आर 103, 105, 102 एंड 104। 4 व्हीट बैग जिनका वेट है 103 केजी, 105 केजी, 102 केजी, 104 केजी। फाइंड देयर मीन वेट। ओके, तो 4 ही ऑब्जर्वेशन है, इसलिए इसको रॉ डाटा के रूप में लिया गया है। देखेंगे कि इसमें कुछ भी मतलब हमने उसको समराइज नहीं किया, उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया है, ना उसको डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ऐसा कुछ नहीं है, एट रैंडम हमने ले लिया है, इसलिए उसको रॉ डाटा कहा गया है। राइट, अब इसका अगर मीन फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इन चारों नंबर्स को सम कर देंगे। इनका सम कुछ इस तरह से आएगा, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। मीन वेट एक्स बार is equal to 103 plus 105 plus 102 plus 104। जैसे थे वैसे ही नंबर को हमने एडिशन के फॉर्म में लिख दिया, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो उसका आंसर मिलेगा। इनका सम आता है जैसे 414 एंड डिवाइडेड बाय 4 ऑफ कोर्स द यूनिट इज केजी, तो इट कम्स टू बी 103.5 kg। राइट, सो दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिए जाएंगे। देखिए, अब पहला एग्जाम्पल था सीधा सीधा मीन निकालने के लिए बोला है, दूसरा एग्जाम्पल मीन का ही है पर कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से है, देखते हैं कैसा है। द मीन ऑफ मार्क्स obtained by 30 students of section A of class 10 is 48। क्या दिया गया है, दो सेक्शन है क्लास 10th के A और B, जिसमें क्लास 10th A में 30 स्टूडेंट्स है जिनका एवरेज है 48। राइट, दूसरा क्लास है 10th B जिसमें 35 स्टूडेंट्स है और एवरेज है 50। फाइंड द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, अब मुझे पूरे क्लास का, दोनों सेक्शन का एवरेज फाइंड करना है। ओके, मुझे इंडिविजुअल बच्चों के मार्क्स नहीं पता है, दोनों क्लास के एवरेज पता है और मुझे दोनों का मीन फाइंड करना है, दोनों का एवरेज फाइंड करना है, जिसमें टोटल स्टूडेंट्स आते हैं 65। क्या करेंगे, तो पहले हमको क्या दिया गया है देखिए। तो फर्स्ट आई विल राइट मीन मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए इज 48। राइट, ये हमने लिख दिया है, बट इसका एवरेज है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास फॉर्मूला है, देखिए आई एम हैविंग एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई अपॉन एन। राइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास कौन सी वैल्यू है, मेरे पास ये एक्स बार की वैल्यू है। तो आई एम हैविंग 48 बराबर, एंड आई एम हैविंग एन इट इज इक्वल टू 30। मुझे पास ये नहीं है, क्या नहीं है, समीशन एक्स आई नहीं है। समीशन एक्स आई मीन्स दिस इज द टोटल ऑफ 10th ए, पूरे बच्चों का जो सम है वो मेरे पास नहीं है। तो कैन आई गेट फ्रॉम दिस, यस ऑफ कोर्स। अगर मैं करूंगा 48 मल्टीप्लाइड बाय 30 तो मुझे इनका टोटल मिल जाएगा। इस तरह से मैं कहूँ आगे। सो द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए इज इक्वल टू 30 इंटू 48। अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, इट कम्स टू बी 1440। राइट, उसी तरह से सिमिलरली टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 35 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी, सेक्शन बी का टोटल भी उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। सेक्शन बी में 35 स्टूडेंट्स है और उनका एवरेज है 48, तो इनका सम कितना आएगा, दिस सम कम्स टू बी 1750। अब मुझे पूरे क्लास का एवरेज निकालना था, तो पूरे क्लास का टोटल चाहिए, तो आपके पास दोनों क्लास का टोटल इंडिविजुअली है, इन दोनों को ऐड कर लो, यू विल गेट द सम ऑफ 10th A combinedly, 10th A and B combined। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इट कम्स टू बी 3190। तो ये हो गए टोटल मार्क्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो भी आपके पास है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स आर 65। तो ये 65 बच्चों के मार्क्स है, कितने 3190। तो कोर्स वेरी इजीली यू कैन फाइंड द मीन ऑफ। अब इसमें ऑलरेडी अपने पास टोटल है, तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, फिर यही फार्मूला समीशन एक्स आई के फॉर्म में यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, तो हमने डायरेक्ट यूज किया है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर n, that is 65, and it comes to be 49.1। so 3190 is not perfectly divisible by 65, so therefore we have to take the approximate value, it comes to be 49.1, and we can say that the mean marks of class
10th आर 49.1। ये हो गया उनका एवरेज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला एक क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग तरीके से। क्या होता है, ह्यूमन एरर के बारे में है ये। मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 35। 9 ऑब्जर्वेशन का मीन, कोई 9 वैल्यूज है, किस चीज की वैल्यूज है यहाँ पे हमें नहीं दिया गया है, बट द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 35। Later on it was detected that an observation which was 81 was taken as it by mistake। क्या हुआ है कि ऑब्जर्वेशन तो हमने लिख लिए 9, उनका मीन भी निकाल लिया, इट कम्स टू बी 35। यहाँ पे दिया गया है कि 35 उनका मीन आया है, पर हुआ यह है कि सम करते वक्त, ऑब्जर्वेशन लिखते वक्त गलती से 81 को 18 लिखा गया है। इसे मैंने कहा था कि दिस इज एन ह्यूमन एरर। तो एरर हो गया है, पर एरर की वजह से क्या हुआ, 81 किसी के मार्क्स थे मान लो, तो उनके मार्क्स आपने 18 लिख लिए, तो ऑफकोर्स वो मार्क्स कम हो गए। कम हो गए, टोटल कम आएगा, टोटल कम आएगा तो मीन कम आएगा। डायरेक्टली द मीन वाज फाउंड टू बी इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट मीन था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि करेक्ट मीन क्या होना चाहिए, फाइंड द करेक्ट मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इस एग्जाम्पल में क्या करना होगा, इस एग्जाम्पल में देखिए हमने क्या किया है। मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इज गिवन एट 35, नो प्रॉब्लम। तो ऑफ कोर्स आपको इस केस में मतलब 35 मीन को कंसीडर करके हम इसका सम फाइंड करेंगे। तो ये सम आता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 9 इंटू 35। 9 इंटू 35 दिस कम्स टू बी 115। मतलब जब आपने 315 टोटल कंसीडर किया, तब उसका सम मीन क्या आया था, 35 आया था। पर हुआ क्या है कि इस 315 में क्या हुआ है कि 81 वाज मिस्टेकन एज 18। बराबर है, वही हमने आगे लिखा है कि सिंस वन ऑब्जर्वेशन 81 वाज मिस्टेकन एज 18। तो अब क्या करना होगा, तो इसके लिए दो चीजें हैं कि आप ये जो मिस्टेकनली 18 लिया गया है इसको टोटल से कम कर दो, और फिर जो नया ओरिजिनल वैल्यू है उसको ऐड कर दो। मतलब इनका डिफरेंस आप ऐड कर सकते हो, या फिर सीधा सीधा यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम 315 एंड ऐड 81। वही किया है हमने आगे। देयरफॉर करेक्ट सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, मतलब ओरिजिनल जो सम होता है, करेक्ट सम है, वो क्या होना चाहिए, 315 माइनस 18 प्लस 81, दैट कम्स टू बी 378। ये आपको करेक्ट सम मिला है। जब करेक्ट सम मिला है तो अब करेक्ट मीन भी मिल जाएगा। हेंस द करेक्ट मीन, जो ओरिजिनल सम है उसको 9 से डिवाइड कर दो। ओरिजिनल सम ही इज 378, राइट। और डिवाइड करेंगे 9 से, यहाँ पे भी वही फार्मूला समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एक्स, वही हमने यूज किया। कितना मिला है, दिस कैलकुलेशन कम्स टू बी 42 एंड देयरफॉर द करेक्ट मीन इज 42। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए रॉ डाटा के बारे में प्रॉब्लम्स। आगे हम बढ़ेंगे टू हाउ टू फाइंड द मीन, जिसका दूसरा नाम है अरिथमेटिक एवरेज ऑफ अनग्रुप डाटा। अब अनग्रुप डाटा क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। जब डाटा थोड़ा सा बढ़ जाता है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब आप अपने दोस्तों तक लिमिटेड है 5 से 10 तक। हमने देखा कि अभी जो एग्जांपल हमने लिया था कैलकुलेट करने का, उसमें 9-10 इस तरह के ऑब्जर्वेशन थे, तो दैट वाज टेकन एज रॉ डाटा। अब जब डाटा बढ़ जाता है, 50 तक ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं, तो उस वक्त हमें क्या करना होगा, उस वक्त हमें उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना होगा डाटा को। ओके, और ऑर्गेनाइज हम कैसे करते हैं, वी यूज टू ऑर्गेनाइज इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल। मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टेबल में हम जो रिपीट वैल्यूज हो गए हैं, मान लो कि कोई ऑब्जर्वेशन डबल, जैसे हम क्लास में देखते हैं ना, हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं, से हमारे 40 और 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, तो ये तो नहीं होता कि पूरे 40% लोगों को
हर एक को अलग अलग 40 तरह के मार्क्स मिले हैं, ये बिल्कुल संभव नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि पर्टिकुलर कुछ मार्क्स होते हैं जो बहुत सारे बच्चों को आते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे आउट ऑफ 50 ही 2-4 बच्चे हैं, 40 3-4 बच्चों को आ गया, 45 3-4 बच्चों को आ गया। तो जो रिपीट वैल्यूज है उनको हम लिखना अवॉइड करेंगे, तो हमें स्पेस भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा, उसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल में कहते हैं। तो ऐसे डाटा को अनग्रुप डाटा कहते हैं। ओके, इसके लिए एक एग्जांपल लेके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल इज फाइंड द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट। 20 स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट के मार्क्स हमारे पास है। ठीक, तो मार्क्स आर समट लाइक दिस, 12 10 5 8 15 5 2 8 10 5। तो मार्क्स का रेंज तो छोटा सा है, हो सकता है कि ये एग्जाम 20 में से हो या 15 में से हो, क्योंकि द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 15, so that is not important for us. But अब when you want to find the mean of this data, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन 20 वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 20 करना पड़ेगा। दैट इज द वे, दैट इज द बेसिक वे ऑफ फाइंडिंग द मीन जो हमने रॉ डाटा में यूज किया था। पर अब तकलीफ कुछ नहीं है, तकलीफ बस इतनी है कि 20 नंबर्स को ऐड करना है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम ये जो अभी जो डाटा है रॉ फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं कौन से फॉर्म में, अनग्रुप डाटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से। बराबर है, इस तरह से आपने इसको क्या किया है, एक टेबल के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसमें किया है। तो इसमें हमने क्या किया है कि जो हमारे 20 ऑब्जर्वेशंस है, ये 20 ऑब्जर्वेशंस में वी हैव ओनली 1 2 3 4 5 एंड 6 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। हमारे पास 6 ही डिफरेंट नंबर्स मिले हैं। कौन से है, 2 है, 5 है, 8 10 12 एंड 15। और ये नंबर्स बार बार रिपीट हुए हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। और जो रिपीटेड है नंबर्स, वो नंबर्स हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे इनको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, इसको कैसे फाइंड करना वगैरह ये आपने लास्ट, आई होप कि आप लोगों को पता है, होना चाहिए। तो क्या हुआ है कि द मार्क्स 2 आर ऑब्टेन्ड बाय 4 स्टूडेंट, या इस पूरे डाटा में 2 4 बार आया है, 5 बार आया है, 8 is repeated for 3 times, 10 is repeated for 5 times, 12 is repeated for 2 times, and 15 is it is not repeated, 15 is appearing for only 1 time. अब जब इसका मुझे मीन निकालना है तो ऑफकोर्स सबको सम करना है। तो मुझे बेसिक वे मेरा क्या था कि मैंने क्या करना चाहिए था, मैंने ये करना चाहिए था कि सबसे पहले 2 + 2 + 2 + 2 है ना, इतनी यहाँ पे 4 2s है, तो ये करना चाहिए था। तो इसके बदले में अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आई कैन राइट 2 × 4। अगर मैं करूंगा तो इसका सम भी मुझे 8 मिलता था, ये भी मुझे वैल्यू 8 मिलती है। बराबर है, तो मैं इसका अगर प्रोडक्ट करता हूं तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ 8, तो उस तरह से अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ, दिस कम्स 25, दिस कम्स टू बी 8 3 24, इट कम्स टू बी 50 and so on, this is 24, this is 15 और 2। तो ये सम मुझे ज्यादा इजी होगा। बराबर है, ये मैं ज्यादा इजीली फाइंड कर पाऊंगा, राइट। तो यही हम आगे बढ़ते। तो यहाँ पे मैं आगे एक कॉलम कर देता हूँ, जिसमें मैं लिखता हूँ, इस कॉलम को क्या लिखूंगा, इसको लिखा जाएगा fi × xi का। मतलब पहले मैंने जैसे पहले वैल्यू को मैं कहूंगा x1, यहाँ पे इस वैल्यू को कहूंगा x1, तो दिस वैल्यू विल बी f1। तो x1 से f1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा नया कॉलम बनता है कुछ इस तरह से। तो ये मेरा नया कॉलम है, जहां पे मैंने fi xi नाम का एक कॉलम कर दिया है, जिसमें मैं प्रोडक्ट करूंगा इसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज और मार्क्स का, राइट। तो ये जो हमने अभी किया था वही है, और उसके बाद नीचे इसका सम भी किया है, समीशन fi xi, इट कम्स टू बी 146। ओके,
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको वैसे पहले दिया भी है कि ये 20 है, या फ्रीक्वेंसी आपको मिली है, उन फ्रीक्वेंसी का सबका सम करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अब इसको एक नए तरीके से इंडिकेट किया गया है, देखिए इट इज इंडिकेटेड एज समीशन एफ आई, मतलब पूरे फ्रीक्वेंसी का सम। ओके, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि n विल बी स्मॉल या कैपिटल, n विल बी इक्वल टू समीशन एफ आई। ओके, नाउ n विल बी मतलब इसके बाद जो फार्मूला हम यूज करेंगे उसमें n विल बी रिप्लेस्ड बाय समीशन एफ आई। क्यों? क्योंकि वही हो सकता है कि आप लोगों को डायरेक्ट n नहीं दिया गया हो, तो उस वक्त आपको इन सबको कितने ऑब्जर्वेशन से ये देखना पड़ेगा, उसके लिए इन फ्रीक्वेंसीज का आपको सम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, आप लोगों ने एफ आई एक्स आई कर लिया, उसका सम भी कर लिया, अब आपको मीन फाइंड करना है यूजिंग द फार्मूला। जैसा कि मैंने अभी किया, फार्मूले में क्या चेंज है, समीशन एफ आई आया है, इट इज इन प्लेस ऑफ एन। इसने किसको रिप्लेस किया, एन को रिप्लेस कर दिया है। फार्मूला आपके सामने है, फार्मूला आपने लिख दिया, उसमें आपको वैल्यूज रखनी है। ओके, तो समीशन एफ आई एक्स आई इज 146 एंड समीशन एफ आई इज 20। इसका कैलकुलेशन बहुत इजीली आप कर सकते हैं। दिस कम्स टू बी, कितना आएगा, दिस इज 7.3 एंड देयरफॉर वी कैन राइट mean marks is equal to 7.2. okay, ठीक है, तो दिस वाज द मेथड टू फाइंड द मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। और एक एग्जांपल लेते हैं। आगे आने वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसको हम आगे काफी देर तक कंटिन्यू करने वाले हैं। क्यों, पता चलेगा। अगला एग्जांपल है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। क्लास की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हैं, अभी 30 तक हम आ गए हैं, राइट। फॉर अ सर्टेन स्कूल, ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंट इन द टेबल बिलो। आप लोगों को अब ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड डाटा दे दिया है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, ये 100 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट्स है जिनके मार्क्स आपको दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दिस स्टूडेंट्स, ऑब्टेन्ड बाय, तो इनका मीन फाइंड करना। तो आपके पास ऑलरेडी एक्स आई है, आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एफ आई है, इस फॉर्म में है। आपको क्या करना होगा, आपका काम है डायरेक्टली यू विल गो फॉर एफ आई एक्स आई या एक्स आई एफ आई, इनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ओके, कहाँ निकालेंगे, तो इन्हीं के साथ हम एक कॉलम और जोड़ देंगे, एक रो नीचे और जोड़ देंगे, और उसमें हम प्रोडक्ट करेंगे इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे हमने नया रो ज्वाइन कर दिया है, जिसमें एफ आई एक्स आई की वैल्यूज हम लिखेंगे। एफ आई एक्स आई, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो 10 into 1 10, 20 into 1 20, 36 into 3 108, then 160, 50 into 3 150, 56 into 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे ऑब्जर्वेशन के कैलकुलेशन हमने कर लिए हैं, बराबर है। हर कॉलम में आपको उसका प्रोडक्ट मिल गया है। आगे क्या करना होगा, आगे करना होगा आपको इन सबका सम। तो इन सबका सम थोड़ा सा हेक्टिक है, पर करना पड़ेगा। ओके, और ये सम, उसके पहले आपको ये भी करना है, हालांकि दिया गया है आपको कि ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 30, बराबर है। तो यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा कि ये सम टोटल ऑब्जर्वेशन 30 है। टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पे इट इज डिनोटेड एज समीशन एफ आई, समीशन एफ आई 30 है, ये भी हमने लिखा है। और दूसरी चीज, इन सब का सम, किसका, प्रोडक्ट का सम, तो ये मतलब समीशन एफ आई एक्स आर, दिस इज 1779 भी है। ओके, अब आगे क्या करोगे, आगे हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा। अभी फार्मूला क्या है, मीन एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, कुछ इस तरह से फार्मूला लिखेंगे। ओके, एंड नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, बहुत इजीली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसका आंसर फाइंड करेंगे। तो आंसर आपको मिलता है 59.3। ओके,
मार्क्स में देखेंगे कि एक बच्चे 95 मिला है, 92 मिला है, इधर 10 भी मिला है एक स्टूडेंट को, एक को 25 है, पर जब एवरेज निकालते हैं तो पूरे क्लास का एवरेज हमको मिलता है 59.3। मतलब ये माना जाता है कि हमारी क्लास, ये जो क्लास जो भी रही हो जिस स्कूल की, वो क्लास का प्रोग्रेस क्या है कि ओवरऑल ऑन एन एवरेज they have got 59.3 marks in mathematics out of 100। तो किसने बहुत ज्यादा लिया है या किसने कम लिया है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये उसका एवरेज यहाँ पे हम देखते हैं, इसलिए इसको कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब जो ग्रेस जाना जाएगा वो इस वैल्यू से जाना जाता है, बराबर है। ये हो गया अबाउट द अनग्रुप डाटा। अब इसमें क्या दिक्कतें आई, रॉ डाटा की तरह हम एक एक को ऐड तो नहीं करते बैठे, पर फिर भी हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती अगर हम एक्चुअली इसमें ऐड करते, और ऐड करना पड़ेगा हमको। तो ये सारे नंबर जो है 1020 तो ठीक है, 108, 160, 150, 112, 240, 280, इन सबको ऐड करने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी। तो इस दिक्कत को और थोड़ा सा अगर कोई हमें इजी करके दे दे तो दैट विल बी फार बेटर। कैसे इजी करेंगे देखते हैं। तो इसी डाटा को लेकर, इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, क्या कर सकते हैं। तो हमने वही डाटा किया हमारे पास है। वी शुड रिकॉल दैट दिस इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा। अब अनग्रुप डाटा को मैं क्या करता हूं, हालांकि चूंकि ये नंबर थोड़ा सा बड़ा हो है तो मैं इस नंबर को, इस डाटा को चेंज करता हूं। किसमें, मैं इसको ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। तो अभी आपके पास ये टोटल कितने का कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 कॉलम पे आप काम कर रहे हैं। तो मैं अगर इनके ग्रुप्स बना देता हूं, जिसको कहते हैं क्लास इंटरवल। आपने ग्रुप डाटा में काम किया होगा, तो ग्रुप डाटा जब हम बनाते हैं तो हर ग्रुप को कहते हैं क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल करते वक्त हम सुटेबल उसका हाइट लेते हैं, एक पर्टिकुलर मतलब रेंज लेते हैं, उस रेंज को उसी रेंज के जो ऑब्जर्वेशंस है उनको एक साथ लिखते हैं, बराबर है। तो इसके ग्रुप्स कुछ इस तरह से बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल्स लिए हैं, तो पहला क्लास मेरा है क्लास इंटरवल 10 to 25, ये एक ग्रुप मैं कर देता हूँ। दूसरा क्लास, जहां तक हो सके हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो से सही है सेम हाइट के हो, सेम लेंथ के हो, बराबर है। तो यहाँ पे हर क्लास की लेंथ जैसे 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, ये सारे के सारे जो है इनका लेंथ या जिनका हाइट है उनको लिया गया है 15, जिसको कहते हैं क्लास हाइट, ओके, या क्लास साइज भी कहते हैं। तो इनका क्लास साइज क्या हुआ 15। जहां तक हो सके सेम रखने की कोशिश करते हैं, कुछ जगह पे नहीं भी होता है। अगर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यू मे हैव अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आल्सो। नॉर्मली इन इनिशियल स्टेज वी आर टेकिंग द इक्वल क्लास इंटरवल्स। ये हो गया। अब जो भी ऑब्जर्वेशन है उन ऑब्जर्वेशंस को हम इन ग्रुप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो पहले जैसे हमने कहा था कि 10 एक आदमी को मिला है, 20 एक को मिला है, तो अब हम क्या करेंगे कि 10 और 20 ये दोनों 10 to 25 में आते हैं, तो इन दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, आई कैन राइट दैट आई हैव 2 ऑब्जर्वेशन किया। 10 to 25 में कितने ऑब्जर्वेशन है, 2 ऑब्जर्वेशन। उसके बाद 20 to 40 में, अब मैं 25 to 40 में, 25 to 40 में, तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन है 40, जिसमें 4 ऑब्जर्वेशन है। तो ये 40 एक्चुअली जाएगा कौन से ग्रुप में, 25 to 40 में जाएगा कि 40 to 55 में जाएगा। तो इसमें आप लोगों को याद रहना करना, इसमें देखिए मैथमेटिकल टेक्निकल जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा साइड में रख के एक ऑब्वियस ह्यूमन टेंडेंसी भी अगर आप इसमें कंसीडर करते हैं ना, तो भी आपको ये याद रखने में ज्यादा इजी होगा। क्या कंडीशन है, अगर मुझे कोई कहता है कि आपको मैं जैसे मान लो कि मैं ट्रेन से जर्नी कर रहा हूँ और कोई मुझे कहता है कि आप 2 सीट खाली है, एक है स्लीपर बोगी में और दूसरा है एसी वाली बोगी में, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, कहाँ जाना पसंद करूंगा। ऑब्वियसली अगर मैं
खर्चे की तरफ नहीं देखता हूं ऑब्वियसली, तो आई शुड प्रिफर टू गो ऑन द हायर क्लास, इन द हायर क्लास। ओके, तो उसी तरह से ये नंबर्स भी उसी को फॉलो करते हैं। मैं ये मानता हूं कि नंबर्स में भी ह्यूमन टेंडेंसी है, तो 40 वाला जो नंबर है वो हमेशा क्या चाहेगा, अगर उसके पास ऑप्शन है तो इट विल ऑलवेज एंटर इनटू द हायर क्लास इंटरवल, बराबर है। तो 40 विल नॉट एंटर इन 25, बराबर है। तो फिर 25 to 40 में कौन रहेगा, ओनली दिस 36, जो 3 ऑब्जर्वेशन है, 36 के 3 है फ्रीक्वेंसी, ये सिर्फ यहाँ पे रहेगा। फिर 40 to 55 में, अब 40 तो यहाँ पे आ गया, 50 भी उसी में है, 56 ग्रेटर है तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7। 55 to 70, 55 to 70 ये दो, तो ये हो गए 2 + 6, 2 + 4 6। 70 इसमें नहीं आएगा because it will prefer to go on the in the higher class, right? Then 70 to 85 में, 70 to 85 में 4 + 1 + 1 ये सारे आएंगे। दिस इज आल्सो हैविंग 6 एंड लास्ट क्लास में भी 6 है। इसको कुछ हम इस तरह से लिखते हैं, उसको थोड़ा फेयर कर देंगे तो हमें इस तरह से अब ये फ्रीक्वेंसीज मिलती है। याद रहे, जब भी आपको ग्रुप डाटा का एग्जांपल पूछा जाएगा, आपको ये या विल बी गिवन, ओके, ये फर्स्ट एग्जांपल है और हमें को कंपेयर करना है कि क्या मतलब डिफरेंस है बिटवीन द अनग्रुप डाटा का मीन कैलकुलेट करने में और ग्रुप डाटा का मीन कैलकुलेट करने में क्या डिफरेंस है, ये मैं दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने सेम एग्जांपल को लिया है। आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है कि उसको पहले हम फ्रीक्वेंसी टेबल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वगैरह वगैरह। ओके, यहाँ पे आगे बढ़ने के पहले आपको मैं एक चीज और बता दूं कि देखिए भाई, जब आपके पास सिर्फ ये नीचे वाले टेबल को जब हम ऑब्जर्व करेंगे जो ग्रुप डाटा है, तो आपको ये पता नहीं चलेगा, क्या पता नहीं चलेगा कि कौन से ऑब्जर्वेशन की क्या वैल्यू है। क्यों? क्योंकि भाई आपको सिर्फ इतना पता चलेगा, जैसे ये जो ऊपर वाला टेबल है इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, वो नहीं है हमारे पास। और मैं अगर पूछता हूं कि भाई ठीक है 10 to 25, इन द क्लास ऑफ 10 to 25 आई हैव 2 ऑब्जर्वेशन, बट व्हाट आर देयर ओरिजिनल मार्क्स? क्योंकि if somebody is having 10 marks, then also he can enter in this class. If someone is having 24 marks, then also he is appearing. तो यहाँ पे एक लॉस होता है, एक ड्रॉबैक है इसका, ये भी आपको पता चले कि इन नंबर्स की सारे ऑब्जर्वेशन जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो गई है। वी हैव लॉस्ट द आइडेंटिटीज ऑफ द डाटा ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मतलब जो मेरा पास मुझे पता चलता था कि 10 एक बार आया है, 20 एक बार आया है, ये अब हमें पता नहीं चलेगा। ये दो जो नंबर्स है ये कौन से नंबर्स है ये पता नहीं है। ऑब्वियसली इसका इफेक्ट सीधा सीधा सम पे होगा, सम पे सीधा सीधा इस पे होना चाहिए, मीन निकालने में भी इसका इफेक्ट होगा। वी आर नॉट गोइंग टू गेट द एक्यूरेट एक्चुअल मीन। फिर अगर ये मीन हमें नहीं मिलता है तो हम ये क्यों करें? इज इट अ गुड मेथड विच इज नॉट गिविंग अस प्रॉपर मीन? यस, इट इज बेटर मेथड। क्यों? क्योंकि हम इसको 4 या 5 या 10 ऑब्जर्वेशन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब आपको बोला जाएगा कि पूरे स्कूल का, है ना, आपके पूरे स्कूल के मैथमेटिक्स के मार्क्स का एवरेज बताओ, तो आपके स्कूल में मान लो कि जैसे हमारे JNV में 400 to 500 स्टूडेंट्स होते हैं, तो 400 और 500 नंबर्स को आप करके बैठोगे तो दैट विल बी वेरी हेक्टिक, बराबर है। और उसके बाद अगर अगला सवाल तुरंत आ जाता है कि पूरे देश में मैथमेटिक्स की क्या प्रोग्रेस है 10th क्लास में, तो पूरे देश के मैथ्स के मार्क्स को ऐड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करना पड़ेगा। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इट विल बी वेरी हेक्टिक फॉर दैट। तो जब हम ऐसे हमारा डाटा इंक्रीज होता जाता है तब ये छोटी छोटी चीजें हम इग्नोर करते जाते हैं, ये सारी चीजें इग्नोर होती है। आप न्यूज में वगैरह देखते हो कि जैसे अभी कोरोना वायरस का ये चल रहा है, तो हम देखते हैं अलग अलग देशों की, अमेरिका में कुछ 30 lakhs आर इन्फेक्टेड। ओके, रोज 2000-2500 लोग जा रहे हैं, तो 2000 क्या एक्यूरेट 2000 ही मरते हैं? नो,
उस दिन जो डेथ्स हुई है वो एक्यूरेट 2000 नहीं होती है, पर ऑन एन एवरेज वो 2000 जुआजी में होगा। तब ये डाटा जब इतना बढ़ जाता है तब उसको हम अप्रोक्सीमेशन की तरफ चलते हैं। तो हमें अप्रोक्सीमेटली आइडिया लेना होता है, तो इसके लिए ये मेथड इंपॉर्टेंट है। बराबर है। अब अगला सवाल आता है, जब मैं मीन निकालने के लिए जाता हूं तो मीन निकालते वक्त अब मुझे क्या करना है? ऑफ कोर्स रिकॉल करो, हमने अनग्रुप डाटा में क्या किया था। तो अनग्रुप डाटा में मैंने इस फ्रीक्वेंसी से जो ऑब्जर्वेशन है उसको मल्टीप्लाई किया था। अब तो मेरे पास कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, मेरे पास एक ग्रुप है, एक क्लास इंटरवल है। ये गया है कि 10 से 25 के बीच में 2 ऑब्जर्वेशन है, पर वो कौन सा है तो मैं किसको मल्टीप्लाई करूं, इनका सम क्या होगा? तो यहाँ पे क्या करना है मुझे? यहाँ पे मुझे एक इस क्लास की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, जैसे हम अपने क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए अपना कैप्टन भेज देते हैं, कोई हर चीज का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला। उस तरह इस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास मार्क होता है। क्या होगा? क्लास मार्क। तो अगले कॉलम में 2 कॉलम मैंने यहाँ पे बना के छोड़े हैं, तो यहाँ पे हम हर क्लास का क्लास मार्क लिखेंगे। अब ये क्लास मार्क कैसे फाइंड करें? तो क्लास मार्क के लिए आपके पास क्लास मार्क इज कैलकुलेटेड विद अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। आपको दिख रहा होगा LCL प्लस UCL डिवाइडेड बाय 2। ये LCL और UCL क्या है? LCL स्टैंड्स फॉर लोअर क्लास लिमिट। जो भी क्लास है आपका, क्लास इंटरवल है, उसका जो लोअर वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड एज लोअर क्लास लिमिट। और जो दूसरे बाजू का है, मतलब 20 फॉर दिस क्लास, इज अपर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। On other words, we can say that this is the average of upper class limit and lower class limit. तो इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मिलेगा हर क्लास का एवरेज का, हर क्लास का क्लास मार्क मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे 10 और पहले क्लास का मिलेगा, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो दिस इज 10 प्लस 25/2, दैट इज 35/2 विच कम्स टू बी 17.5। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा 17.5। अगली बार क्या होगा? 25 प्लस 40, तो ये है 25 प्लस 40 65, मतलब दिस इज 32.5। और इस तरह से मैं लिखते जाऊंगा तो मुझे क्लास मार्क मिल जाते हैं कुछ इस तरह से। ये सारे क्लास मार्क हमने लिख दिए। अब इस क्लास में जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये माना जाएगा जो हम मल्टीप्लिकेशन करना है उसके लिए मुझे रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू मिली है, जिसको कहते हैं क्लास मार्क। ओके, तो हर क्लास के क्लास मार्क आ गए हैं। अब मैं क्या आगे बढ़ूंगा कि इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? फ्रीक्वेंसी से। मेरा नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट कॉलम जो है, दैट विल बी अगेन FIXI। फिर एक बार FIXI। ओके, FIXI करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज 17.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, इट कम्स टू बी 35। उसी तरह 32.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 47.5 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये सब हम कैलकुलेट करेंगे, हमें कुछ इस तरह से वैल्यू मिलती है। 35.0, देन 97.5, 332.5, 375.5, 375.0, 465, 555, और इनका सम भी हमने फाइंड कर लिया है। ऑफ कोर्स इस सम को क्या कहा जाएगा? इस सम को कहा जाएगा समीशन FIXI। ओके, दिस इज कॉल्ड समीशन FIXI। ओके, और ये क्या है? ये है आपका समीशन FI। ये तो हमने पहले वाले एग्जांपल में भी कैलकुलेट करके रखा है, राइट। तो समीशन FI भी हमको मिल गया, समीशन FIXI मिल गया। आगे क्या करना होगा? आई शुड गो फॉर फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, फॉर्मूला रहेगा। ओके, सो मीन x बार इक्वल्स टू समीशन FIXI अपॉन समीशन FI। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बहुत इजीली हमको इसका एवरेज भी मिलता है। द मीन कम्स टू बी 62। आप लोगों को अगर याद है तो पहले हमने जब अनग्रुप डाटा के फॉर्म में इसका एक्चुअल मीन निकाला था, वो आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग 59 पॉइंट, इट वाज समथिंग 3 और समथिंग। ओके, तो 59.3 था। अब ये 59.3 अब आया है 62, बराबर है ना? तो लगभग
3 पॉइंट का 3 नंबर का इसमें चेंज गया है। ओके, ये इसलिए मैंने सेम एग्जांपल कंटिन्यू किया क्योंकि ये होता है। दिस इज व्हाई, बिकॉज हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन को तो एक भी ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन हम कंसीडर नहीं कर पाए, है ना। यहाँ पे जैसे मान लो कि 85 टू 100 में 85 टू 100 में ये नंबर्स है मेरे, तो इनका सम शायद कुछ अलग आता। हमने इसका सम कितना लिया है, हमने इसका सम लिया है 555, इसका सम शायद कुछ अलग होता, तो इसलिए ये अप्रोक्सीमेशन आता है। ओके, जैसे यहाँ पे हमारा सम पहले ग्रुप में देखेंगे तो 35 आया है, पर इनका एक एक है, इनका सम आता है 30, तो 30 जिस जहां होना चाहिए था वहां 35 आ गया, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम चेंज इन द मीन आल्सो, बट it is acceptable, it is advisable to use this method for the data having more number of observations. Okay, डेटा बढ़ गया। अब ये क्या है, ऑब्वियसली आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि वी हैव ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अनग्रुप डाटा टू ग्रुप डाटा। अब हम अनग्रुप डाटा में काम नहीं कर रहे हैं, हम ग्रुप डाटा में काम कर रहे हैं, और ग्रुप डाटा मतलब वी हैव लर्नड अ मेथड, लर्न टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डाटा आल्सो। ओके, और जिस मेथड से हमने इसको फाइंड किया है उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग इन अ ग्रुप डाटा। ओके, ये कौन सा मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है, इस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड टू फाइंड, क्योंकि बहुत कुछ ज्यादा नहीं किया है, फॉर्मूला वही यूज किया है, बस ये क्लास मार्क वाला जो कंसेप्ट था ये इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, प्रमोद जी, हेलो। Yes, sir. Can we take a थोड़ा break of रुकेंगे 5 2 minutes? मिनट। Yes, yes. We हाँ, can take the. So, dear learners, we will take a break of 5 minutes and then we will return. सोटे सर, यस सर, सर कुछ क्वेश्चन क्वेश्चंस है। आए हैं, क्या मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं? हाँ चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ सर। क्वेश्चन था बना लेते, वो स्क्रीन शेयरिंग में है ना, इसलिए साउंड भी बंद नहीं कर सकते, फिर स्टॉप करके फिर एक बार शेयर करना, शुरू तो वहीं से करना है। आधा ही घंटा बस। प्रमोद जी शुरू करेंगे।
शुरू करेंगे? हाँ, क्योंकि 4 बजे खत्म भी करना है ना। हाँ जी सर, हाँ जी सर, एक मिनट सर, मैं आपको ना क्वेश्चंस कुछ भेज ही देता हूँ, आप देख लीजिए हाँ सर। हाँ कुछ क्वेश्चन सब मैंने अभी आपको भेज रहा हूँ, जैसे जैसे आ हाँ रहे हैं वैसे वैसे मैं भेजते जा रहा हूँ, हम्म, आपको मिल रहा होगा सर। हाँ हाँ। अभी तक तो इतना ही आया है सर, ठीक है कोई बात नहीं, आज क्वेश्चंस कुछ कम आ रहे हैं सर। वो तो मैंने पहले ही बोला था आपको, आज क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि चैप्टर पे डिपेंड करता है बहुत। हाँ हाँ हाँ। ठीक। यस सर, यू कैन गो लाइव सर। हाँ, यस। ओके लर्नर्स, तो ग्रुप डाटा में हम आ गए हैं। ग्रुप डाटा का पहला मेथड आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। एक दो क्वेश्चंस आए हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वन क्वेश्चन इज फ्रॉम पियांश सिंह फ्रॉम यूपी। वी वांट टू नो अबाउट मोड। तो बेटा मोड अभी आएगा मीन के बाद, मीडियन और मोड, तो तब वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है श्वेता श्वेता प्रिया। श्वेता प्रिया कहती है कि एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ मीन बाय द हेल्प ऑफ सिग्मा। तो बाय द हेल्प ऑफ सिग्मा, ये शायद उनके दिमाग में पहले आया होगा जब हमने सम किया था। तो अभी ये सारे फार्मूला जो है ये यूजिंग सिग्मा ही है, जिसको हम समीशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो हमने फार्मूला लिखा है, दैट इज समीशन एफ आई एक्स आई। तो ये सिग्मा का ही यूज है, इसमें सिग्मा ही आया है। एंड व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, उसी ने पूछा है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब भी मैंने समझाया आपको कि पूरे ग्रुप को, मतलब जैसे एक डेटा है, जैसे 40-50 लोगों ऑब्जर्वेशन का, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाली, क्योंकि आई कैन नॉट गो फॉर एवरी वैल्यू। जैसे मुझे किस क्लास की प्रोग्रेस देखनी है, तो मैं हर बच्चे के मार्क्स ध्यान में नहीं रख सकता, या पता नहीं कर सकता मुझे पता होंगे नहीं होंगे। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ कि एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मुझे बताई जाती है, उसको रिप्रेजेंट करने वाली। तो जनरली ये सबको, मतलब व्हाट यू कैन से, सबको रिप्रेजेंट करती है। जैसे एवरेज है हमारा, एवरेज से बताया जाता है, उसके बाद मीडियन आएगा और मोड आएगा। हम इन शॉर्ट वी कैन से दैट सेंट्रल टेंडेंसी मतलब उस ग्रुप का एक रिप्रेजेंट वैल्यू, जिसमें सब जिसको सपोर्ट करते हो। जैसे मान लो कि हमारे प्रधानमंत्री अब दूसरे देश में जाते हैं, तब हमारी सबकी ओर से, पूरे भारतवासियों की ओर से मोदी जी कोई निर्णय लेते हैं, कोई उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आप मानो ना मानो, हमने उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है, तो वो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट, मान लो कि अमेरिका के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो होता यह है कि हर भारतीय ने उसको साइन किया है, हर इंडियन उसको एक्सेप्ट, उसको करना होता है। बाद में हम ही बोल सकते हैं कि ये तो मोदी जी ने किया है, तो हम तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने तभी उनके हर निर्णय को एक्सेप्ट कर लिया जब हमने उनको हमारा रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है। ओके, तो ये वही कुछ हाल है। तो ये सारी जो वैल्यूज हम फाइंड कर रहे हैं, ये उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगी, राइट। हम अगले मेथड के लिए जाएंगे, ग्रुप डाटा में ही, मीन ऑफ ग्रुप डाटा बाय एज्यूम मीन मेथड। क्योंकि हम कैलकुलेशंस को और इजी बनाने की कोशिश करते जा रहे हैं। ओके, इसके लिए भी मैंने सेम क्वेश्चन रखा है जो हमने अब तक डिस्कस किया है, इसलिए सेम क्वेश्चन के साथ हम चल रहे हैं, ताकि आपको फर्क समझ में आए कि क्या होता है एक्चुअली। पिछले मेथड में क्या डिफिकल्टी आई थी, पिछले मेथड में क्या कठिनाई आई थी, और इस मेथड ने उसको किस तरह से सॉल्व कर लिया। तो कंपैरेटिव स्टडी होना बहुत जरूरी है। सेम डाटा मैंने रखा है, आप लोगों को याद आ रहा होगा कि क्लास इंटरवल वही है, फ्रीक्वेंसी भी हमने लिखी थी, उनके क्लास मार्क्स भी लिखे हैं। अगर नए सिरे से ये फ्रेश क्वेश्चन होता, तो यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो गिवन रहती, हाँ आपको क्लास मार्क्स फाइंड करने पड़ते। क्योंकि ये पुराना ही इक्वल है, तो हमने उसको एज इट इज ले लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नई चीज करती हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, प्रीवियस एग्जाम्पल में, प्रीवियस मेथड में हमने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया था।
मेथड का नाम था डायरेक्ट मेथड। मतलब ये जो वैल्यूज है इनको हमने करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इनको हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया था। यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पे एक मीन एज्यूम करते हैं। मेथड का नाम है एज्यूम मीन मेथड। तो यहाँ पे एक मीन हम एज्यूम कर लेंगे। अब जब मीन एज्यूम करना है तो आप इनमें से कोई भी वैल्यू, ये जो क्लास मार्क वैल्यूज है ना, इनमें से कोई भी एक वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये मेरा मीन होगा। ये मान लो कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मेरा मीन हो सकता है। तो यहाँ पे मान लो कि मैं अंदाज लगाता हूं कि मेरा एज्यूम मीन 47.5 है। राइट, क्या किया मैंने, एक एज्यूम मीन लिख दिया 47.5। अब ये लिखने के बाद ये जो वैल्यूज है उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो बाकी के क्लास मार्क है, जितने भी क्लास मार्क यहाँ पे लिखे गए 6 क्लास मार्क्स है और डिफरेंट क्लास इंटरवल्स, इनका इससे डेविएशन कितना है, उनका डिफरेंस कितना है। डेविएशन मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू से हम कितना हट रहे हैं बाजू, उसको हम डेविएट होना, एट द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट डेविएट। तो डेविएशन हम फाइंड करेंगे अगले कॉलम में। अब ये डेविएशन क्या होगा, डेविएशन कैन बी रिटन एज, deviation can be written as di. It will be represented by di and it is equals to xi minus a. xi minus a इसको कहा जाएगा डेविएशन di। राइट, तो हर क्लास के लिए इसको डेविएट कर लिया। मेरा एज्यूम मीन था 47.5, तो ये खुद से तो डेविएट नहीं होगा, इसलिए ये 0 होगा। सबसे पहले हम इसका डेविएशन लिखेंगे 0। और इसको लिखने का देखिए, हर का मैंने फार्मूला भी बता दिया है आपको, पर लिखने का तरीका इसको ऑब्जर्व करो, बहुत सिंपल है। क्या होगा, ये मैंने 0 लिख दिया तो नीचे जो मेरा क्लास साइज था 15, क्लास साइज कितना है, 15 है। तो मैं जैसे जैसे नीचे जा रहा हूं ये 15 से ऐड करते जा रहा हूं मैं। ओके, सो 0 प्लस 15, 15 प्लस 30 प्लस 45, बाय फार्मूला तो ये आया है। पर अगर आप फार्मूला यूज नहीं भी करते हैं तो ये ट्रिक के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। इट विल बी अ वेरी सिंपल ट्रिक टू राइट द डेविएशंस। और ऊपर जैसे जाएंगे ये कम होता जाएगा। ओके, तो डेविएशन ऑफ 17.5 फ्रॉम 47.5 क्योंकि क्लास मार्क से इस एज्यूम मीन को माइनस करना है, इसलिए हमने डेविएशन लिखी है। और अगले कॉलम में मैं क्या लिखूंगा, अगले कॉलम में मैं अब इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग क्लास मार्क, इसको मैं साइड में रख देता हूं, इसको ओवरटेक करके सीधा यहाँ पे आ जाता हूं। आई एम मल्टीप्लाइंग दिस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को तो मल्टीप्लाई करना ही है, किससे मल्टीप्लाई करना है, डी आई से। तो मेरा अगला कॉलम बन जाता है एफ आई डी आई। अगला कॉलम क्या बना, एफ आई डी आई, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद द डेविएशन। ओके, तो यहाँ पे देखो ये कैलकुलेशन कंपैरेटिवली आपको इजी लगेगा। 32 plus 60, of course minus 60, 15 is a minus 45 and so on, 0 रहेगा। फिर 15 into 6 that is 90 and so on करते जाएंगे तो हमको कुछ इस तरह से पिक्चर मिलता है आगे का। ओके, minus 60, minus 45, 0, 90, 180 to 70। और अब इनका भी सम करना है, हर जगह ये समीशन रहेगा। ओके, अब समीशन करते वक्त भी आपको पहले नेगेटिव वैल्यूज का सम कर लेंगे अलग से, फिर पॉजिटिव वैल्यू का अलग से करेंगे और फिर दोनों का ऐड करना पड़ेगा। ओके, 0 को तो कुछ कैलकुलेशन में एडिशन में लेने की जरूरत नहीं है। और ये सम आपका आ रहा है 435, बराबर है। ये डेविएशंस हो गए। अब कैलकुलेट कैसे करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए आई विल गिव यू अ सिंपल फार्मूला। ऑफ कोर्स फार्मूले में थोड़ा सा चेंज आ गया है, क्योंकि हमने एज्यूम मीन को कंसीडर किया है तो वो मीन हम पहले लिए। और अब ये जो डेविएशंस हमने लिखे थे, इन डेविएशंस का मीन निकालेंगे। तो डेविएशंस का मीन मतलब मान लो कि ये डेविएशंस भी हमारे ऑब्जर्वेशंस अगर है या क्लास मार्क है तो उनको डायरेक्ट मेथड से जैसे हमने ये किया था, क्या कैलकुलेट किया था मीन फाइंड करने के लिए, तो ये जो फार्मूला अगर ऑब्जर्व करते हो इतना, तो ये वही फार्मूला है हमारा, समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई।
तो यू कैन से दैट दिस इज मीन ऑफ डेविएशन, दिस इज मीन ऑफ डेविएशन, ये सारे डेविएशन का मीन है, बराबर है। तो ये डेविएशन का मीन हम ऐड करेंगे, याद रहे समटाइम्स इट मे कम नेगेटिव आल्सो। मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे आपने क्या एज्यूम किया, हमने किया है 47.5, एक छोटी वैल्यू एज्यूम की, तो यहाँ पे हमारा जो सम है ये बड़ा आया है। ओके, अगर आप कहते, आप फिर एक बार इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय एज्यूमिंग दिस 62.5 एज एज्यूम मीन। उस वक्त क्या होगा, तो हमारा ओरिजिनल मीन आपको पता है, इस डाटा का ओरिजिनल मीन आया है 62। देखिए आंसर आपके पास है, हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि इस मेथड से भी वो आएगा या नहीं। तो इसमें क्या होता कि ओरिजिनल मीन तो कम है, तो ये जो समीशन मीन ऑफ द डेविएशन से कम आ जाता, नेगेटिव आ जाता। ओके, इस केस में ऑफ कोर्स पॉजिटिव आएगा, तो दिस विल बी फॉर्मूला फॉर अस, ए फॉर एज्यूम मीन एंड दिस इज मीन ऑफ डेविएशन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए की वैल्यू 47.5, FIDI का सम आपके पास है 435 एंड समीशन FIB आपके पास है। इन सबको सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आ रहा है ओके। सो यस, तो ये आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, बाद में करना पड़ेगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में 47.5 वैसे ही रहेगा, इनका जो डिवाइड करेंगे तो दिस कम्स टू बी 14.5 एंड देयर सम इज 62 आया है। हमने पहले लिख के रखा था कि हमारा जो पहले वाली मेथड में जो आंसर आया था दैट इज 62। याद रहे कि अब रॉ डाटा वाला या अनग्रुप डाटा वाला जो आंसर था वो नहीं मिलेगा, पर ग्रुप डाटा में जो आंसर मिला था, चाहे मेथड कोई भी हो, आपके पास वही मेथड वही आंसर आना चाहिए, राइट। तो दिस इज द एज्यूम मीन मेथड टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ओके, और एक मेथड है, उसके लिए जाएंगे। अगले मेथड का नाम है, अभी ग्रुप डाटा में ही है हम, अगले मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। थोड़ा सा और कैलकुलेशंस को इजी किया गया है इसमें। ओके, फिर वही एग्जांपल, हम एग्जांपल को चेंज नहीं करेंगे। यस, क्वेश्चन वही है, देखिए हमारा डाटा आपका जाना पहचाना होगा, सारी वैल्यूज पहचानते हैं आप। फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा, वही क्लास इंटरवल्स, वही फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क इसमें जरूर पड़ती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था तो हमने उसको भी ले लिया पिछले डाटा से ही। और डेविएशन, तो आप ये कह सकते हैं कि जो नए मेथड्स आ रहे हैं ना, वो पुराने मेथड पे ही डिपेंडेंट है। ओके, तो उसमें थोड़ी बहुत जो कुछ कठिनाई आई थी उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की गई आने वाले मेथड्स में। तो यहाँ पे क्या रेक्टिफाई किया है हमने, यहाँ पे हमारे पास आया है, देखिए डेविएशन तक गया, हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन किया था -30 के साथ, 3 का मल्टीप्लीकेशन किया था -15 के साथ। ये अगर किसी को थोड़ा सा हेक्टिक लगता हो तो इसको और एक सोल्यूशन हम देते हैं। क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि ये सारे जो डेविएशन आए हैं, ये सारे डेविएशन में एक चीज कॉमन है, अगर आप फाइंड करोगे तो ये सभी 15 से डिविजिबल है, या यूं कहूं कि इनका HCF 15 है और 15 हमारा क्लास साइज है। नॉर्मली ऐसा होता है। ओके, अगर नहीं होता तो मान लो कि कुछ जगह पे हो सकता है आगे जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें क्लास इंटरवल सेम ना हो, तो ये भी सेम यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो उसमें हम देखेंगे कि ऐसे नंबर जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर को, ये जो डेविएशन आए उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, उसको हम हमारा सिग्निफिकेंट नंबर कहेंगे। दैट विल बी, उसको हम एक नाम देंगे H, क्लास साइज नॉर्मली इसको कहा जाता है, समटाइम्स इट मे नॉट बी क्लास साइज। तो इस केस में ये 15 है। हमने एज्यूम मीन भी पहले ही कर लिया, क्योंकि डेविएशन निकालने के पहले एज्यूम मीन आपको कंसीडर करना होता है। ओके, तो ये H हमने कंसीडर कर लिया। आगे हम एक नया नाम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसके लिए, UI। इसके लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, ये एक जो हम वैल्यूज लिख रहे हैं उनके लिए एक वेरिएबल है, देते हैं UI। I इज इंडेक्स। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू विल बी डिनोटेड बाय U1, सेकंड वैल्यू U2, थर्ड वैल्यू U3 और इस तरह से, राइट। और
यहाँ पे फार्मूला भी हमने लिख दिया कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। दिस विल बी कैलकुलेटेड एज DI/H। तो बहुत सिंपली H क्या है, 15 है, तो ये हो जाएगा -30 डिवाइडेड बाय H, तो ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3। देखो नंबर्स हमारे जो है सिंपल 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 सिंपलर होते जा रहे हैं, है ना। धीरे धीरे ये नंबर्स सिंपल होते जा रहे हैं। पहले हमने देखो यहीं पे हमने क्या क्या किया था। पहले हमने 17 पॉइंट मतलब ये एक्साइज को मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड में। सेकंड मेथड में हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, थोड़ा सा सिंपल लगा होगा। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई FI टू UI। ज्यादा सिंपल लगेगा, देखते हैं आगे क्या है। ओके, तो ये हो गए आपके UI, फेयर फॉर्म में हमने लिख दिए है। उसके बाद मैंने बताया जैसा कि यहाँ पे मैं लिखूंगा FI एंड UI, बराबर है। FI UI कितना आना चाहिए UI के साथ, तो ये बहुत छोटी छोटी वैल्यू आ रही है, 4 -3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से यहाँ पे हम आ गए और इनका सम भी हमारे पास है। समीशन ये है FI UI। ओके, आपके साथ कैलकुलेशन के लिए जरूरी रहेगा कि आपके पास है एज्यूम मीन इज इक्वल टू 47.5 एंड H इज इक्वल टू 15। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल बी अ क्लास साइज। ओके, अब सब कुछ आपके पास है। अब देखेंगे इसके लिए क्या फार्मूला है, तो इसके लिए वही फार्मूला है। फार्मूले में भी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे छोटा छोटा चेंज आ रहा है। ओके, क्या चेंज आया है, A प्लस, सॉरी यहाँ पे ये DI नहीं चाहिए, यू शुड सेट UI हियर, क्योंकि हमने UI कैलकुलेट किया है, FI UI कैलकुलेट किया है, तो ये UI होना चाहिए, FI DI नहीं होना चाहिए। ओके, तो A प्लस, अब चूंकि हमने UI कैलकुलेट करने के लिए हर बार 15 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे उस जो एवरेज आया है ना, उस एवरेज को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब एक हाथ से लिया था, दूसरे हाथ से दे दिया, 15 से डिवाइड किया था, अभी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्मूले में, तो इट विल गिविंग यू द सेम वैल्यू। ओके, आगे बढ़ो। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलता है समीशन XI इज इक्वल टू 47.5, जो वैल्यू है A की, H की वैल्यू है 15, समीशन FI UI इज 29 एंड समीशन FI इज 30। राइट, कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट के बाद हमें मिलता है वापस। ओके, क्यों, क्योंकि 15 के साथ 30 कैंसिल हो जाए, 15 और 30 डिविजिबल बाय 15, तो 15 बाय 15 और यहाँ पे आएगा 2 एंड 29 बाय 2 इज 14.5 एंड अगेन द मीन इज। इस तरह से दोस्तों हमने 3 मेथड देखे हैं। पहली मेथड थी डायरेक्ट मेथड और ग्रुप डाटा, दूसरी मेथड थी एज्यूम मीन मेथड, तीसरी मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड में मुझे सेम चीज मिली है, बराबर है। तो तीनों चीज इसमें सेम हमारा मीन है, दैट इज 62, बराबर है। तो मेथड चाहे आप कोई भी यूज करें, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल लेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यस, आपके पास एक एग्जांपल है, अ वीकली ऑब्जर्वेशन ऑन। अब देखिए पिछले एग्जांपल में एक चीज और, आपको हर मेथड हर एग्जांपल के लिए सूट नहीं करेगी, तो ये आपको तय करना होता है कि यहाँ डाटा कैसा दिया है मुझे और मैं कौन सी मेथड यूज करूँ। तो इसलिए मैं कंपैरेटिवली पिछला एग्जांपल तीनों मेथड से सॉल्व किया था, इसको भी मैं तीनों मेथड से सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। ओके, तो ये दिस इज अबाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। इसके लिए एक डाटा दिया है आपको, एंड कैलकुलेट द मीन वीकली कॉस्ट ऑफ इंडेक्स। कुछ हफ्तों का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया गया है और उनका मीन आपको निकालना है। राइट, सबसे पहला काम हम डायरेक्ट मेथड के लिए जाएंगे। तो डायरेक्ट मेथड के लिए मैं उसी डाटा को वर्टिकल फॉर्म में लिखा है, इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया है, इस तरह से हमने चेंज किया है। और फिर हम क्या करेंगे, क्लास मार्क लिखेंगे। ऑफ कोर्स क्लास मार्क का फॉर्मूला आपको पता है क्या होना चाहिए, क्लास मार्क इज इक्वल टू L प्लस UCL, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यू विल गेट क्लास मार्क। 140 एंड 150 का एवरेज ये आता है 145, हियर यू विल गेट 145 एंड सो ऑन, इस तरह से कुछ, बराबर है। तो ये है क्लास मार्क। क्लास मार्क हमारे पास आ गए हैं। अगली बार हम क्या करेंगे,
अगर आपको याद आ रहा है तो अब इन दो कॉलम जो आपके सामने हैं उनको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड इन द रिमेनिंग कॉलम, इन द थर्ड कॉलम वी विल फाइंड द प्रोडक्ट। तो एफ आई एक्स आई का कॉलम जो प्रोडक्ट आते हैं कुछ इस तरह से, बराबर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ बड़े बड़े नंबर्स है और ये है उनका सम। मैं पहले ही कहा कि ये आपको तय करना है कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा बेटर रहेगा। तो डायरेक्ट मेथड से ये आता है। अब हम जाएंगे कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन में पहले फार्मूला लिखेंगे। मीन दिया गया है आपको, मीन के फार्मूले में आपको एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, देन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज द सम total is 8730 and total observation for 52 and therefore इसका एवरेज आता है 67.88। वाकई अगर आपको डिवाइड करना होता या डिवाइड करेंगे तो तकलीफ तो होगी, ओके, बट आंसर आपके सामने है 167.88। तो दूसरे मेथड में इस तरह इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है, देखेंगे। अगला मेथड आप लोग जानते हैं क्या आना चाहिए, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में वही मेथड हम कंसीडर करेंगे, बराबर है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ये है आपके क्लास इंटरवल्स, देन फ्रीक्वेंसी वही रहेगा, क्लास इंटरवल्स मार्क भी आपने लिख दिया है। अगले कॉलम में क्या आना चाहिए, अगले कॉलम में आना चाहिए डी आई, लेकिन डी आई कैलकुलेट तभी कर पाओगे जब आप एज्यूम मीन। तो यहाँ पे मैं मीन कंसीडर करता हूँ 165 को, ओके। एक रीजन भी होता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है। एक तो हम मिडल वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं, तो मिडल वैल्यू यहाँ पे दो है, 165 और 175। तो दोनों में इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो हम इसको एज्यूम मीन कंसीडर करते हैं। तो हमारा कंसीडरेशन है कि 165 इसका मीन हो सकता है। तो ये 165 से बाकी वैल्यूज कितनी डिफर करती है, कितना डेविएशन है, ये डेविएशन हमने लिख दिए हैं। तो डेविएशन 165 से -20, -10, 0, 10, 20 एंड 30 को, ओके। अगला कॉलम होगा हमारा एफ आई और डी आई का, एफ आई डी आई, एफ आई इंटू डी आई, ओके। तो ये सिंपली ऑब्वियस को कैलकुलेशन धीरे धीरे पिछली मेथड से थोड़ा सा ज्यादा सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई भी बता देगा, इट विल कम 100। नेक्स्ट कॉलम में आएगा 160 कुछ इस तरह से, -100, सॉरी -80, देन 0, देन 90, 120, 120। तो इनका सम आता है 150। फिर वही फार्मूला एज्यूम मीन के लिए, क्या फार्मूला था, एज्यूम मीन प्लस ए प्लस एवरेज ऑफ डेविएशन, कुछ इस तरह से, एवरेज ऑफ डेविएशन, ओके। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। एज्यूम मीन इज 165, सम इज 150 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 52, ओके। कैलकुलेशन करेंगे तो 165 सही रहेगा, 150 डिवाइडेड बाय 52 is 2.88, and finally the answer is the same which was in the previous method also, 167.88, okay। so I hope clear है। थर्ड मेथड पे जाएंगे। थर्ड मेथड हमारा है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड में भी सेम डाटा यूज करता हूं। अब लास्ट मेथड से हमने डी आई तक ले लिया है, ओके। नंबर ऑफ वीक्स, एफ आई फ्रीक्वेंसी है, ये एक्स आई आपने है, और डेविएशन जो डेविएशन मेथड तक आता है। डेविएशन लेने के पहले हमने एज्यूम मीन वही यूज किया है 165, ओके। इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे क्या कैलकुलेट करना होगा आपको रिकॉल होना चाहिए। क्या कैलकुलेट करते हैं हम, यू आई कैलकुलेट करते हैं। यू आई इज इक्वल टू ये जो डी आई कैलकुलेट करके रखा है डिवाइड बाय एच, और यहाँ पे एच कितना है आप डायरेक्टली भी लिखे हो, एच इज 10, बराबर है। तो इसमें -20/10 तो -2 माइनस, ये इसी सीक्वेंस में आएगा, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। देखो काफी होता गया है कुछ इस तरह से, ओके। तो यू आई का फार्मूला और यहाँ पे आ गया यू आई। लास्ट कॉलम में हमारा एफ आई यू आई, इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, 5 इंटू -2 दैट इज -10, देन -10 के बाद -8, 0, 9, 12,
एंड 12। ओके, ये सारे हमारे FIUI है। इनको ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा समीशन FIUI, दिस इज 15, बराबर। और फिर कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम मीन। मीन इज अगेन सेम, वही मिस यहाँ पे हुई है, कॉपी पेस्ट। कॉपी बहुत डेंजर होता है दोस्तों, ओके। और इसीलिए यहाँ पे फार्मूले में आपको चेंज करना पड़ेगा, A प्लस H मल्टीप्लाइड बाय समीशन FIUI अपॉन समीशन FI, बराबर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 165 प्लस 10 इंटू 15/52, ओके, एंड इट कम्स टू बी। फिर से वही कैलकुलेशन 10 इंटू 15, जैसा कि मैंने कहा कि हमने क्या किया है कि यहाँ पे UI निकालते वक्त हर बार 10 से डिवाइड किया है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। 10 से मल्टीप्लाई किसको किया? इनके सम को, बराबर है। तो अगर आपको अलजेब्रा का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद आ रहा है तो वो यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है ना। आपने हर नंबर को डिवाइड किया था और उनके सम को फिर मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ये वहीं पे है हम 150/52 जो लास्ट मेथड में आए थे। बस कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और इसीलिए आंसर भी वही आएगा। क्या आएगा? 167.88, बराबर। तो दिस इज ऑल अबाउट द मीन। आगे आता है मीन के 3 मेथड आप लोगों ने पढ़ लिए। मीडियन और मोड जो है ये ज्यादा यूज नहीं होता है, आपको कैलकुलेट करने का तरीका जो आपके सिलेबस में वो बहुत सिंपल बेसिक। इनके लिए हम पहले तो हम देखेंगे कि मीडियन क्या होता है, ओके। तो मीडियन देखिए क्या होता है। मीडियन को बहुत शॉर्टली मैं हमेशा कहता हूं कि मीडियन इज 3 वर्ड में मिडल मोस्ट वैल्यू, मिडल मोस्ट वैल्यू। तो मिडल मोस्ट वैल्यू इज मीडियन। एवरेज वाज नॉट मिडल मोस्ट वैल्यू, उसको कैलकुलेट किया। मतलब ये मीडियन जो है ना, ये हमारे डाटा में से ही एक वैल्यू है जो सबसे बीच में आती है। किस तरह से? देखिए, इसका डेफिनेशन पहले देखेंगे। मीडियन इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। इतना ही आपको याद रखना है। मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा, the data is arranged in ascending or descending order, this is important, बराबर है ना। तो रॉ डाटा का भी अगर आप मीडियन निकालना चाहोगे तो आपको पहले उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। कैसे? या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, और उसमें से जो बीच वाली वैल्यू है सबसे मिडल, दैट विल कॉल्ड एज मीडियन। तो काफी सिंपल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रॉ डाटा का मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। रॉ डाटा जिसमें 4-5 वैल्यूज, 5-10 वैल्यूज होंगी, इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे। पहले तो रॉ डाटा का कैसे फाइंड करते हैं वो यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा और डेफिनेशन से क्लियर है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो भी वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अरेंज द न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा बोला गया है मतलब ऑब्वियसली क्वालिटेटिव, जब हम क्वांटिटेटिव अप्रोच देखते हैं किसी भी डेटा की तरफ, क्योंकि डेटा तो क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, ठीक है ना। तो जैसे मेरे पास 10-15 लोगों के नाम है, वो भी में एक डेटा है। आपके पास 50 लोगों के फोन नंबर है, वो भी एक डेटा है। तो उसका तो मीन नहीं निकाल सकते फोन नंबर का, फोन नंबर मीडियन तो नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया गया है कि द वैल्यूज शुड बी न्यूमेरिकल, ओके। तो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। एक बार आपने उसको अरेंज कर दिया तो दूसरी एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, ये देखना है कि आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है या इवन है। देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। कितने ऑब्जर्वेशंस है आपके डेटा में, क्योंकि उसके मुताबिक आपका फार्मूला या अगली स्टेप जो है वो चेंज। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो मीडियन क्या होगा? n+1th ऑब्जर्वेशन। मतलब ये है कि अगर आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 + 1 6 होता है, 6/2, n+1/2। मतलब अगर 5 है तो 5 + 1 6, मतलब तीसरा ऑब्जर्वेशन।
ये होता है। जैसे मतलब 5 है ना, तो 5 वैल्यूज है, 1 2 3 4 और आपके 5 है। तो मेरे को तो उससे सिंपल तरीका ये समझ में आता है, इधर से एक कट करो, फिर दूसरा से एक कट करो, ये मिडल वैल्यू है, ये आपका मतलब 3 नंबर की वैल्यू आपका मीडियन बन जाती है। बराबर है। यहाँ पे वही दिया है फार्मूले में कि 5 अगर ऑब्जर्वेशन है तो 5 + 1 6, 6/2 3। तो मैं ये कहता हूँ ये ज्यादा बेटर मेथड होगा उसके लिए। पर ये हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास 5 10 15 ऑप्शन है, तब आगे के लिए कुछ मेथड और पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन तो तब आता है प्रॉब्लम कि जब ये तो ऑड है, तब हमने बराबर मिडल मोस्ट निकाला। जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तब क्या करेंगे, तो तब क्या करना पड़ेगा, तब हमारे पास मान लो कि 6 ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4 5 और 6। मैं मिडल मोस्ट निकलने की कोशिश करता हूँ तो दो तरफ से 2 कट कर लिए और बीच में 2 आ जाते हैं। एक एक कम करता हूँ तो कुछ भी नहीं हाथ लगता। तो ऐसी केस में हम क्या करेंगे, तो ऐसी केस में वी विल फाइंड द मीन ऑफ n/2 एंड n+2 + 1। ओके, मतलब अगर 6 ऑब्जर्वेशन है तो n/2 मतलब 3 और 4, तीसरी और चौथी वैल्यू का जो एवरेज है दैट विद द मीडियन। ओके, एग्जांपल लेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। द वेट ऑफ 15 डॉग्स, 15 डॉग्स वेट यहाँ पे दिया गया है और उनका मीडियन वेट फाइंड करना है। मीडियन वेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले लेट अस देम इन अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर हमने लिख दिया है। बराबर है। फिर क्या करना होगा, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 15, ऑड है या इवन है, ऑड है, तो वो पहले आप ऑब्जर्व कर लो कि ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर है इसलिए 15 + 1 16, तो 16वां ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका 15 + 1 16, नॉट 16वां, 16/2 8वां ऑब्जर्वेशन है ना। तो या तो सिंपल वे में आप ये कर सकते हैं कि इधर से 7 दो, 1 2 3 4 5 6 7, इनको छोड़ दो, इधर से 7 छोड़ दो, ये जो वैल्यू है ये आपका मीडियन है। मैथमेटिकली देखो क्या कहते हैं, मैथमेटिकली ये कहते हैं कि मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 ऑब्जर्वेशन, दैट इज 8th वैल्यू। 8th वैल्यू कौन सी है, 8th वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो 19 है, ये मेरा मीडियन। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सिंपली बाय ऑब्जर्वेशन आपको देखना है। बहुत ही कम ऑब्जर्वेशन, इसलिए इसको हमने टाइम भी थोड़ा कम दिया है। अगला एग्जांपल ये भी कुछ उसी तरह से है ना। बास्केटबॉल टीम का है कि किसी सीरीज में और उसका मीडियन फाइंड करना है, इसको भी थोड़ा सा फास्ट देखेंगे। तो इसमें भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। ओके, फर्क क्या है दोनों में, दोनों में फर्क ये है कि इसमें 16 ऑब्जर्वेशन है, इवन है। तो जब इवन है तब क्या होगा, 16 ऑब्जर्वेशन है मतलब मैं हाफ करता हूं तो 8 8 दोनों साइड में आते हैं, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बाकी के 8 8 8 निकाल दिया तो हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, जो मेरा 8वां ऑब्जर्वेशन है वो और 9वां ऑब्जर्वेशन जो है इनका मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। 9 और 13 का एवरेज 9 + 13 22 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 11 आता है क्या, देखो क्या कहा गया है, median is mean of 8th and 9th observation because I was having even number of observation. Then 9 + 13/2 and the average is 11. Okay, आगे बढ़ते हैं। अनग्रुप डाटा में क्या करेंगे, अनग्रुप डाटा में इस तरह से अनग्रुप डाटा आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा विच इज अनग्रुप। तो अनग्रुप डाटा में आपके पास वैल्यूज है और उनकी फ्रीक्वेंसीज है। बराबर है। तो सबसे पहले तो इनको भी अरेंज करेंगे हम कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि अरेंज नहीं है, 3 के बाद 5 6 11 15 14, तो ये छोटी बड़ी वैल्यूज कुछ इधर उधर हो गई है, उनको एक सिरे से हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में उनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ। बराबर है। यहाँ पे एक नई कंसेप्ट आपको पढ़नी पड़ेगी, ये अरेंज करने के बाद हम इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव मतलब जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, जैसे क्यूमुलेटिव स्कोर, क्रिकेट का क्यूमुलेटिव स्कोर हम देखते हैं। क्यूमुलेटिव स्कोर मतलब ओवर बाय ओवर, जैसे पहले ओवर में रन, दूसरे ओवर में 3 रन, चौथे ओवर में 2 रन, इस तरह से। तो ये हर एक ओवर का हो गया, लेकिन हम वो स्कोर उस ओवर में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। पहले ओवर में 5 रन हो गए, दूसरे में 3 हो गए, तो हम कहते हैं कि दूसरे ओवर के बाद 8 रन हो गए। तो उस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा जाएगा। तो पहले ऑब्जर्वेशन का 4 है, तो इसको
देखो बहुत सिंपल है, 4 + 6 10 + 5 15 + 3 8, दिस इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कुछ इस तरह से आती है, बराबर। अब ये हमें हेल्प करेगी किसके लिए, टू फाइंड द मीडियन, ठीक है। अब इसका मीडियन हमें निकालना है। टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 1535, ओके 35 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। तो रूल तो वही रहेगा, ऑड नंबर है तो 30 ऑब्जर्वेशन में मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है 18, दोनों तरफ 17 17 निकल जाएंगे, बीच वाला है हमारा 18th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे देखो कि 18th ऑब्जर्वेशन कहाँ है, तो पहले 4 ऑब्जर्वेशन यहाँ है, उसके बाद 10 तक के यहाँ है, बराबर है। तो मैं अगर कहता हूँ कि मेरा 9 ऑब्जर्वेशन कहाँ है, तो 9वां ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, मतलब उसकी वैल्यू ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 5 है। 13वां ऑब्जर्वेशन कहाँ है, तो वो यहाँ है, क्योंकि पहले 10 तो यहाँ है, यहाँ तक हो गए, तो 10 से लेके 15 तक जो 5 है, 11 12 13 14 15, इन नंबर्स के 11वें नंबर से 15वें नंबर कहाँ है, तो उनकी वैल्यू है 6। तो उसी तरह से मैं देखूंगा तो मेरा 18वां जो ऑब्जर्वेशन है, वो 18वां ऑब्जर्वेशन यहाँ है, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7। तो इसलिए मेरा मीडियन आना चाहिए 7, ओके। एज n is equal to 35, number of observations 35, मीडियन इज 18th ऑब्जर्वेशन। देखो कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें मीडियन कैलकुलेट करते हो, बस आपको रूल्स फॉलो करने हैं। 18th ऑब्जर्वेशन दैट इज 7, ठीक है। दिस इज अबाउट द मीन, बहुत ही सिंपल मोड। वाकई में 5 मिनट बचे हैं और 5 मिनट में मोड हो जाएगा, इतना ही ये सिंपल। मोड को मैं कहता हूं सिंपल वर्ड्स में द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द डेटा, जिसकी जो सबसे ज्यादा बार आया हो। मोड कौन यूज करता है पता है, जैसे हमारे शर्ट का कारखाने वाला है, कोई शर्ट की फैक्ट्री है, वो क्या सोचता होगा, उसने वो अलग अलग नंबर शर्ट बनाता है, ठीक है ना, तो उसके लिए सिग्निफिकेंट क्या है, तो जिस नंबर का वो मार्केट सर्वे जब वो करेगा, दुकानदारों से पूछेगा कि कौन से नंबर के शर्ट सबसे ज्यादा बेचे जाते हैं, वही उसको सबसे ज्यादा बनाने पड़ेंगे, बराबर है। तो मान लो कि 40 नंबर के शर्ट सबसे ज्यादा बेचे जाते हैं, तो दैट 40 नंबर मतलब इट इज यूज्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स, ओके। तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। डेफिनेशन देखिए, ऑब्जर्वेशन दैट ऑक्यूर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, सबसे ज्यादा बार जो नंबर आया है इज कॉल्ड, सबसे ज्यादा बार जो आया है, ओके। इन अदर वर्ड्स द ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, अगर आपने उस फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट किया है, ओके। सबसे पहले एक रॉ डाटा सैंपल लेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय अ फुटबॉल टीम इज इन 12 मैचेस आर, फुटबॉल है कोई, उसने अलग अलग 12 मैचेस में क्या किया, इस तरह के गोल्स बनाए, ये उनका स्कोर है। तो मॉडल स्कोर क्या है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी टेबल आप चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो क्या देख लो बाय ऑब्जर्वेशन देखो। तो मुझे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1 2 बार ये आया है, 2 का स्कोर उन्होंने 4 बनाया है, 4 का स्कोर 2 बार बनाया है, 3 का स्कोर 3 बार, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा स्कोर बना है, सबसे ज्यादा बार 2 का स्कोर बना है, तो 2 इसका मोड है। देख लो आगे, एज द ऑब्जर्वेशन 2 अपीयर्स फॉर मैक्सिमम 4 टाइम्स देयरफॉर मॉडल स्कोर इज 2, इतना सिंपल है। किसी ने पूछा था क्वेश्चन की मोड क्या होता है, तो बेटा यही मोड है, ओके। ये रॉ डाटा के बारे में। अगर अनग्रुप डाटा में हमें जाना है, तो अनग्रुप डाटा में ये भी सिंपल है, मोड ऑफ अनग्रुप डाटा। इसके लिए एक एग्जांपल, डाई आपको पता है, डाई थ्रो करते हो आप, 100 टाइम्स एक डाई को थ्रो किया गया तो ये ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, आपको फाइंड करना है, फाइंड द मॉडल आउटकम ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर है। तो एक 15 बार आया है, 2 16 बार आया है, 3 फिर 16 बार आया है, 4 15 बार, 5 17 बार, 6 20 बार, बराबर है। सबसे मैक्सिमम टाइम्स क्या आया है, तो मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पे आया है 20 बार, मोस्ट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20, बराबर है। तो कौन सा आउटकम है जो 20 बार आया है, 6, एंड देयरफॉर, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, हम लिखेंगे कि एज 6 appears for maximum 20 times and therefore mode is equal to 20, ओके। तो ओवरऑल यहाँ पे
आपके लिए जितना था इस चैप्टर में उसके अंत में हम आ गए हैं। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द मीडियन ऑफ अनग्रुप मोड ऑफ अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का भी मीडियन और मोड निकाला जाता है, पर वो आपके सिलेबस के लिए नहीं है। तो आप ओवरऑल इस चैप्टर में मीन पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मीडियन और मोड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, और अगर आएगा एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो वो बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा नहीं जाना चाहिए। सो बेटर वे यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द मीन। मीन पे क्या होगा, मीन में 3 मेथड, एक तो अनग्रुप डाटा का एक सेपरेट मेथड है, रॉ डाटा का फार्मूला अनग्रुप डाटा का फार्मूला सेम है। उसके बाद ग्रुप डाटा में जाएंगे तो 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन। ठीक है, इनको आप याद करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे हम आज के लिए रुकते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। होप यू आर लर्निंग। स्टे सेफ।